आप लोग ये पूछ रहे थे कि भाई स्काई स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त पिक्चर तो हो गई, क्या ये प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी? डे वन के अंदर जिस तरीके की मार्केटिंग करेगी, मेरे ख्याल से आगे भी जो फिल्म मेकर्स हैं वही डिप्लॉय सेम तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करना चाहेंगे, ताकि जो लोग नहीं जा रहे हैं थिएटर उनको एक पुश मिल जाए। अभी गलत आदतें ना पड़ जाएँ कि भाई पब्लिक जो है वो वेट करते रहे कि भाई हमें, या तो जैसे पहले आदत पड़ी थी कि ओटीटी पे चले जाएँगे और फिर हमें पिक्चर देखने को मिल जाएगी, कि जब तक हमें पुश ही नहीं दोगे हम आएँगे नहीं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा बैलेंस बना के चलना होगा, हर किसी को ज़रूरत नहीं होती है इसकी। जब कभी आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तब आपको ये पुश डालनी चाहिए। तो स्काई फूड्स का बिज़नेस एनालिसिस यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसका बिज़नेस कलेक्शन अभी तक कितना हो चुका है और उसके बाद उसके जो पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं स्काई फूड्स के, उसके पार क्या बजट रिकवरी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्री रिलीज़ बिज़नेस जो है स्काई फूड्स का क्या कुछ कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक झटका ज़रूर लगा है स्काई फूड्स को, वो ये था कि ये मिडल ईस्ट के अंदर बिल्कुल ही बैन हो गई। ऐसा नहीं है कि मिडल ईस्ट में अगर बैन हो जाती है तो बहुत बड़े परचम लहराना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे तो सलमान खान, शाहरुख खान की पिक्चरें ज़्यादा चलती हैं। जो इंडियन फ़िल्म्स हैं वो ओकेश करती हैं, और स्काई फोर्स वहाँ रिलीज़ नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो बाउंड्रीज़ है वो क्लोज़ हो गई हैं। हमने ये ऑफ लेटली देखा ही है कि मैडॉक की फ़िल्म अगर स्त्री 2 लोगों को जम जाती है, एनिमल जम जाती है, तो 500, 700, 800, 900 करोड़ रुपए इंडिया में ही हो जाता है। पॉइंट ये है कि इंडियंस को अगर ये समझ में आ जाते तो हिंदी बेल्ट के अंदर भी काफ़ी बड़ी ताकत है। अगर आप देखें ढंग से तो जो अभी-अभी रिलीज़ हुई पुष्पा 2 भी है, वो भी 700-800 करोड़ रुपए क्रॉस करके 850 करोड़ रुपए टच करने वाली है, सिर्फ़ हिंदी बेल्ट के अंदर। तो हिंदी बेल्ट में पावर तो बहुत है, लेकिन बहुत सिलेक्टिव तरीके की मूवीज़ देखने जाते हैं। लेकिन अगर एवरेज भी हम बात करें तो 400-500 करोड़ करना कोई बहुत बड़ी अब बात नहीं रहेगी। अब इसको समझते हैं कि स्काई फोर्स को बनाया किसने, प्रोड्यूसर्स कौन है इसके? तो मैडॉक और जियो ने इसको प्रोड्यूस किया है। जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो पीवीआर खुद है। तो पीवीआर हो गया कि पीवीआर, आइनॉक्स और उनकी जितनी की चेन्स हैं, जितना भी उनके पास है, वो बड़ी क्लियरली वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पीवीआर करेगा। आउटसाइड दिस जो सिंगल स्क्रीन है, ये सब चीज़ें, वहाँ पर अलग तरीके से मामला चलता है। तो पीवीआर डिस्ट्रीब्यूशन जब करता है तो अपने वो शेयरिंग किस तरीके से करता है ये समझते हैं। इसका जो बजट है दैट इज़ 140 करोड़ रुपीज़। 140 करोड़ रुपीज़ में काफ़ी कंसिडरेबल फीस स्टार की, एक्टर्स की फीस होती है, और काफ़ी कंसिडरेबल फीस होती है वीएफएक्स कंपनी की, जिसके अंदर ये जो डिप्लॉयमेंट है इस पिक्चर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है और आपको अच्छे लगते हैं वीएफएक्स। मतलब अवतार वाली सिचुएशन नहीं है, फाइटर वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, और आपको एक मिनट के लिए भी कुछ क्रिंज या फिर आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता है कि गलत बम फट रहे हैं, या फिर ये दो प्लेन जो हैं नकली लग रहे हैं, कुछ भी नकली का एहसास नहीं होता। आपकी जो इमोशंस है वो एक जगह पे स्थिर रहती है। अब देखो, जब कभी भी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं वो हमेशा एक डिस्प्यूट के अंदर चला जाता है कि बजट रिकवरी इज इक्वल टू प्रॉफिट्स एंड मूवी बीइंग अ हिट। वो एक नज़रिया है, या फिर एक नज़रिया है कि हमारे को पहले प्री रिलीज बिजनेस कितना हो चुका है प्रोड्यूसर्स का, तो सारा जो फोकस चला जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी का, वो चला जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे कमाए कि नहीं कमाए। देखो, सेंसिबल चीज़ ये है कि अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और मान लीजिए कि मैंने एक शूज़ बनाए, ठीक है, अब शूज़ बनाए मैंने 100 रुपये के, ठीक है, अब मैं 100 रुपये में वो जूता जो है वो मेरी जो लागत है वो आई है। अब जब तक मुझे 100 रुपये नहीं मिल जाते मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। लेकिन मान लीजिए उस जूते के ऊपर मान लीजिए एक साइन डालने के लिए, एक सिर्फ साइन डालने के लिए कि ये जूता जो है ये मान लीजिए कोई मूवी स्पेशल है, ये इसके अंदर ये चीज़ शाहरुख खान ने पहना था, सिर्फ ये बोलने के लिए 10 रुपये आपको मिल जाए, तो आपकी मूवी की जो लागत होगी वो होगी 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ जब आपकी जेब के अंदर आएंगे तो आप बोलोगे कि ये प्रॉफिटेबल हो गया मामला। तो हो सकता है 100 रुपये की लागत का जूता आप 100 रुपये में ही बेच दो, क्योंकि 10 रुपये तो आपने इसकी जो राइट्स जो आपको मिले वो लगाने के कि भाई ये शाहरुख खान ने भी पहना था, वो वाला भी मामला आपका 10 रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता है, आपने 10% कमा लिया। ऐसी मूवी की बिजनेस के अंदर होता है। एक समय था जब मूवी रिलीज होती थी थिएटर के अंदर, और थिएटर ही सिर्फ एक राइट जो बिकते थे वही एक स्ट्रीम था इनकम का, तब ये बात एकदम सही थी। लेकिन जब आपकी जो राइट्स की जो स्ट्रीम्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, तब इसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखना ज़रूरी हो जाता है। और एक सेंटिमेंटल तरीका भी है। सेंटिमेंटल तरीके में पहले बात कर लेते हैं कि बजट रिकवरी नहीं हुई तो हम नहीं मानते हिट है यार। अगर आपको बजट प्रोड्यूसर ना बताए तो आपको तो पता भी नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल से वो सेंटिमेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, उसको हम रखते हैं साइड के अंदर। प्रैक्टिकलिटी के अंदर क्या होता है, देखो, जो प्री रिलीज बिजनेस है प्रोड्यूसर साहब के लिए, मैडॉक और जियो के लिए, जियो स्टूडियो ने ये बनाया है, वो क्या बनाया है?
पहले तो जो इसका म्यूज़िक है वो सारेगामा ने लिया, कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए उन्होंने दिए होंगे। जो ओटीटी राइट्स हैं वो हॉटस्टार लेने की कोशिश कर रहा है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट राइट्स, जो कि करीबन स्टार गोल्ड के पास जाएंगे। वो 80 से 90 करोड़ रुपए या 100 करोड़ की डील हो सकती है, कंसिडरिंग नाउ द मूवी इज हिट। जितने भी ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहता है लेकिन अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से आ रही हैं, हीरो अच्छा है लेकिन चल नहीं रहा है, तो उसके ऊपर आजकल एक फुल स्टॉप सा लगना शुरू हो गया है कि एक बारी मूवी का पहला स्टेप देख लेते हैं किस तरीके का है। तो आपने पोस्टर्स में भी देखा होगा कि इसके अंदर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि इसका ओटीटी पार्टनर कौन सा है। इसके अलावा में जो सेकंड जो कंटेंशन के अंदर है वो है नेटफ्लिक्स। हो सकता है कि नेटफ्लिक्स जो है 60 से ऊपर की वो कीमत लगाते और वहाँ पर ओटीटी राइट्स उसके ज़्यादा बिक जाएँ। तो ओटीटी चाहे वो नेटफ्लिक्स के पास जाए, हॉटस्टार के पास जाए, 60 करोड़ रुपीस लगभग आएंगे। और ये मैं आपको बहुत ही नॉमिनल बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो अक्षय कुमार की मूवीज़ हैं इससे ज़्यादा रेट के अंदर बिकी हैं, एसी के अराउंड बिकी हैं, जो ज़्यादा थिएटर के अंदर चली भी नहीं है क्योंकि ये चल रही है। और मैडॉक के पास अपनी एक अपनी पावर हो चुकी है क्योंकि वो काफ़ी अच्छी मूवीज़ बना चुके हैं, ऑफ लेटली डिलीवर कर चुके हैं और ये मूवी को भी अच्छा ओपनिंग मिल गया है। तो मेरे ख्याल से ये 60 नहीं कम से कम 80 तक जाएगा और इसकी जो डील होगी कंबाइंड अगर हॉटस्टार के साथ होगी तो कम से कम 100 करोड़ की होगी। लेकिन फॉर दिस वीडियो मैंने मिनिमली लिया है कि 60 का आपका ओटीटी जाएगा और जो आपके टीवी राइट्स जाएंगे वो करीबन 25 करोड़ रुपए के आसपास जाएंगे। ओवरसीज जैसे मैंने बताया लिमिटेड तरीके से रिलीज हुई है क्योंकि ये बैन हो चुकी है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो करीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास का ओवरसीज बिका होगा। और जो इसका जो प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटर है वो है पीवीआर खुद। अब पीवीआर ने इसके साथ क्या अरेंजमेंट किया होगा क्योंकि हम मिनिमम गारंटी लेंगे 70 करोड़ रुपए की हम आपको अपफ्रंट दे देंगे और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी शेयर करेंगे अगर 100 करोड़ रुपए पार कर जाएगा। ठीक है, अब आप ये चीज़ नोटिस करिए कि जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर खरीदता है उसको शेयर करना होता है एग्जीबिटर के साथ आधा आधा। मतलब कि अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होता तो 70 करोड़ रुपए उसको वापस कमाने के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए का बिजनेस करना पड़ता मूवी को, क्योंकि ये पीवीआर खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक मिडिल मैन जो है वो हो गया 0/सन्नाटा। ठीक है, तो ये जैसे ही 70-75 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर क्रॉस करेगी एटलीस्ट पैसे सिक्योर हो जाएंगे सारे वैल्यू चेन के अंदर। तो प्रोड्यूसर के पास भी पैसे आए और पीवीआर के पास भी पैसे आए। लेकिन पीवीआर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको अपनी मेहनतें करनी पड़ती हैं। तो जितने भी ऐसे एग्जीबिटर्स हैं जो खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं वो इसको एक अलग से एसबीयू मानते हैं, यानी कि एक अलग बिजनेस यूनिट जिसका अपना पीएनएल बनता है। देयरफॉर इसका जो अरेंजमेंट भी हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है कि मिनिमम गारंटी 70, इससे आप भी सिक्योर हो जाओगे, मैं भी सिक्योर हो जाऊंगा। लेकिन हम आपके साथ प्रॉफिट तब तक नहीं शेयर करेंगे जब तक 100 करोड़ नहीं हो जाते। 100 करोड़ का क्या लॉजिक है? 100 करोड़ रुपए का अगर बिजनेस होता है और उन्होंने 70 लगाए तो 30 करोड़ रुपए का मार्जिन आता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ द रिटर्न है। तो पीवीआर भी एक किस्म से सिक्योर हो जाता है, बहुत उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी, और अगर हम कुछ एट्रीब्यूशन डालें इसके एग्जीबिटर्स की तरफ वो भी सिक्योर हो जाता है। लेकिन ये मूवी उससे ज़्यादा जाएगी। लेकिन 2 मिनट के लिए हम देखते हैं कि प्री रिलीज बिजनेस हुआ कितना। म्यूजिक हुआ 15 करोड़ रुपए का, ओटीटी हुआ 60 करोड़ रुपीज़ का, सैटेलाइट 25 करोड़ के हुए, ओवरसीज 10 करोड़ का हुआ और जो पीवीआर जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको करीबन 70 करोड़ रुपए का करेगा, तो 180 करोड़ रुपए आ गए। अब जो मेकर्स हैं उन्होंने 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि उन्होंने बजट था उनका 140, उन्होंने 180 ले लिए और उसके बाद उन्होंने एक और डील कर रखी है कि प्रॉफिट बियॉन्ड 100 हमारे साथ शेयर होंगे एक रेशो में, जो कि मेरे को नोन नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं इसलिए क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं है। तो लेकिन उसके बाद भी सिक्योर हो गया। अब देखिए इंडिया के अंदर अगर ये मूवी थिएटिकल राइट्स की अगर हम बात करें 80 से 90 करोड़ रुपीस के ऊपर ये क्रॉस करती है तो वैल्यू चेन के अंदर कोई भी नहीं रोएगा, बोलेगा हमने सबने पैसे कमाए, तो इसको एवरेज बोला जा सकता है। हिट तब होगी जब ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि सेंटिमेंटल अगर वैल्यू लेके चले जैसे पुराने ज़माने में चलता चला जा रहा है, बजट नहीं रिकवर हुआ तो हम नहीं मान रहे। तो जिन्होंने ऐसे नहीं खेलना है तो भैया 140 करोड़ रुपीज़ नेट के अंदर अगर ये बजट क्रॉस हो जाता है तब आप मान लीजिएगा। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि इसने कितना रिकवर कर लिया है तो आप बोलोगे किसी भी एंगल से आप मान लो ये पिक्चर सुपर हिट ही है। फॉर एग्जाम्पल डे 1 में आया था 15.3 करोड़ रुपीस और सेकेंड दिन इसका करीबन 26 से 26.5 करोड़ आया है। काफ़ी मैसिव इनकम आई है इसकी। तो 41.5 करोड़ रुपीस इसके ऑफिशियल नंबर्स हैं, 54 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। डे 3 की बात करें आज 30 से 31 करोड़ रुपए ये करने वाला है, जिससे इसका टोटल हो जाएगा करीबन 70 से 72 करोड़ रुपीस। तो 72 करोड़ रुपीस का मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पीवीआर ने जितने पैसे लगाए थे उसका उतना रिकवरी तो हो चुका है सिर्फ 3 दिन के अंदर।
इसके बाद जो भी बिज़नेस करेगी, अगर मान लीजिए यहाँ से सिर्फ 3 दिन में अगर सिर्फ बोले कि इसके बाद बिज़नेस जो है डबल होगा, तो अगर यहाँ से 140 करोड़ भी करती है, जो फर्स्ट वीकेंड वाला इसका बिज़नेस होगा या 15 दिन में भी होगा, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसका ये जो बजट रिकवरी वाला भी जिनका माइंडसेट है, वो भी ये हो जाता है। ये पिक्चर मेरे ख्याल से ग्रॉस लेवल पे ईज़िली 200 से सवा 200 करोड़ कर सकती है, विच मीन्स कि एवरीबडी इन द वैल्यू चेन हैज़ मेड मनी। अब जिनका माइंडसेट 140 पे अटका हुआ होगा, वो वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं, तब भी ये प्रॉफिट के अंदर है। अगर जिनको लगता है कि अगर हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है इन बिटवीन जो चला रहा है सारी गेम, उसके भी पैसे रिकवर हो रहे हैं, किस पॉइंट पे हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर बजट नहीं रिकवर हुआ तो हाँ बिलक से जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो बड़ा मज़ा आता है कि किसी तरीके से पिक्चर को फ्लॉप बोल दो, और यही वजह है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमा लेता है, प्रोड्यूसर पैसे कमा लेता है, ओटीटी के पास भी पैसे कमाने का ज़रिया हो जाता है क्योंकि वो बड़े सारे लोग उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, इसीलिए वो पिक्चरें बननी भी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये जो एक्टर्स होते हैं इनको और चांसेस मिलते रहते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से सबके लिए पैसे बटोर के लेके आ जाते हैं। लेकिन ये मूवी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मैं मानूंगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एंगल से कोई लॉस नहीं होने वाला। बाकी अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।